जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर टाइटल्ड है पीजेंट मूवमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे पबना एग्रेरियन लीग्स के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे डेक्कन राइट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रिटिश रूल के अंडर पीजेंट्स को हाई लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता था, और ये जो पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता था ये हर एक लेवल पे देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अपने लेवल पे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऐसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आएगी जिनका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पीजेंट्स के ऊपर। गवर्नमेंट नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को लेकर आएगी, जैसे सरकार लेकर आई परमानेंट सेटलमेंट को, सरकार लेकर आई रैयतवारी सिस्टम को। और ये जो नए नए लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स थे ये इनहेरेंटली पीजेंट्स के लिए एक्सप्लॉइटेटिव थे इन नेचर। इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के थ्रू पीजेंट्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है। तो सरकार अपने लेवल पर पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करती थी, और सरकार से कुछ बच जाता था तो बड़े बड़े जमींदार लोग पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। ये जमींदार लोग पीजेंट से हाई रेंट चार्ज किया करते थे। ये जमींदार लोग जब चाहें तब पीजेंट्स को जमीन से इविक्ट कर दिया करते थे। जमींदार अपने लेवल पे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे, और इस हाई रेंट को देने के लिए ये जो बेचारे पीजेंट्स होते थे इनको जाना पड़ता था मनी लेंडर्स के पास में। और ये जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे ये भी पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। मतलब हर एक लेवल पे चारों तरफ से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हुआ करती थी जिनका डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पीजेंट्स के ऊपर देखने को मिलता था। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि एक टाइम पे बहुत ही फ्लरिशिंग हुआ करती थी उसको सिस्टमैटिकली रूइन किया गया, उसको सिस्टमैटिकली डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। किस तरीके से डैमेज किया गया, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पीजेंट्स को फेस करना पड़ा। नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में बातचीत अभी अभी हमने की है, और इसके अलावा जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम था वो भी अपने आप में पीजेंट्स के लिए एक्सप्लॉइटेटिव था। पीजेंट्स को चारों तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाता था। पीजेंट्स के ऊपर हाई रेंट्स लगाए जाते थे, पीजेंट्स के ऊपर इलीगल लिवाइज लगाए जाते थे, पीजेंट्स को जब चाहे तब उनकी जमीन से इविक्ट कर दिया जाता था, और पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था बेगार के लिए, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था अनपेड लेबर के लिए। और ये जो बेचारे पीजेंट्स हैं ये कभी कभार इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में छोटा मोटा रेजिस्टेंस ऑफर किया करते थे। इतने दबे हुए, इतने सप्रेस्ड होते थे कि अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते थे इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में। हाँ, कभी कभी छोटा मोटा रेजिस्टेंस, कभी कभी छोटे मोटे क्राइम्स कर लेते थे जैसे रॉबरी वगैरह। और पीजेंट्स इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में ये जो छोटे मोटे क्राइम्स क्या करते थे इसको बुलाया जाता है सोशल बैंडिटरी। क्या बुलाया जाता है? सोशल बैंडिटरी बुलाया जाता है। लेकिन फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ, और इस 1857 के रिवोल्ट के बाद एक तो लोगों में थोड़ा बहुत यूनिटी आई, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई अबाउट द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हुई कि लोगों में थोड़ी करेज आई, इन पीजेंट्स में थोड़ी करेज आई, इनमें थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ यार, हम जमींदार्स को, हम मनी लेंडर्स को, इवन हम सरकार को भी चैलेंज कर सकते हैं, अपनी आवाज को उनके सामने उठा सकते हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन को रोक सकते हैं। और इसी का नतीजा था अर्ली पीजेंट मूवमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। इंडिगो रिवोल्ट 1859-1860 में हुआ। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? 1859-1860 में हुआ। और इंडिगो रिवोल्ट कहां पे हुआ? बंगाल में हुआ। कहां पे हुआ? बंगाल में हुआ। इंडिगो रिवोल्ट की कहानी क्या है? इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे, और ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे ये ज्यादातर यूरोपियंस हुआ करते थे, और ये इंडिगो प्लांटर्स लोकल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। इंडिगो प्लांटर्स जो कि ज्यादातर मोस्टली यूरोपियंस थे
वो लोकल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ये लोकल पीजेंट्स को फोर्स किया करते थे इंडिगो उगाने के लिए कि अपनी जमीन पे इंडिगो उगाओ। लोकल पीजेंट्स जो कि क्रॉप्स उगाना चाहते थे अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे राइस वगैरह, उनको उगाने नहीं दिया जाता था और फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। एक सवाल ये भी आना चाहिए कि इंडिगो उगाने में दिक्कत क्या थी लोकल पीजेंट्स को। एक जो बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि इंडिगो का जो भी कमर्शियल बेनिफिट हुआ करता था वो बीच में ये यूरोपियंस खा जाया करते थे। तो जो भी मुनाफा होता था वो पूरा का पूरा मुनाफा यूरोपियंस को चला जाता था, इंडिगो प्लांटर्स को चला जाता था। लेकिन अगर कभी घाटा होता था तो वो घाटा किसको झेलना पड़ता था? वो घाटा लोकल पीजेंट्स को झेलना पड़ता था। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो लोकल पीजेंट्स हैं इनको कोई फायदा नहीं होता था इंडिगो को उगाने का। दूसरा, ये जो इंडिगो का कल्टीवेशन है ये जमीन की प्रोडक्टिविटी को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता था। और ये जो लोकल पीजेंट्स हैं इनको इसी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन फिर ये जो पीजेंट्स हैं इनका गुस्सा फूटा, ये थोड़ा यूनाइट हुए और इनका गुस्सा एक्सप्लोड हुआ इन 1859। और इस इंडिगो रिवोल्ट को लीड किया दो लोगों ने, एक दिगंबर विश्वा और दूसरे विष्णु विश्वा। क्या नाम है? एक का नाम दिगंबर विश्वा और दूसरे का नाम विष्णु विश्वा। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। इंडिगो रिवोल्ट कब से कब तक हुआ? 1859 1860 में हुआ इंडिगो रिवोल्ट। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ इंडिगो रिवोल्ट। प्राइमरीली कहानी क्या थी कि जो इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे, जो कि मोस्टली यूरोपियंस हुआ करते थे, वो लोकल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। और ये जो इंडिगो रिवोल्ट है इसको लीड किया दिगंबर विश्वा और विष्णु विश्वा ने। अच्छा, इस इंडिगो रिवोल्ट के तहत पीजेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, इंडिगो नहीं उगाएंगे, इंडिगो प्लांटर्स की बात को नहीं मानेंगे। और ये जो प्लांटर्स अगर फोर्स को यूज करते थे तो उसको भी पीजेंट्स ने रजिस्ट किया। ये जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे इनके लठियाल्स होते थे। लठियाल्स मतलब अगर समझने के लिए बात करें तो जो बाहुबली टाइप के लोग होते थे, जो लाठी वाले लोग हुआ करते थे, जो कि पुलिस के प्रोटेक्शन में काम करते थे, जो कि इन इंडिगो प्लांटर्स के प्रोटेक्शन में काम करते थे, जिनको यूज किया जाता था लोकल पीजेंट्स के अगेंस्ट में, उनको भी इन पीजेंट्स ने रजिस्ट करने की शुरुआत की। ये जो लोकल पीजेंट्स हैं ये प्लांटर्स के अगेंस्ट में काउंटर अटैक को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस पूरे रिवोल्ट के दौरान बंगाल का जो इंटेलिजेंट सेक्शन था उस इंटेलिजेंट सेक्शन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस पढ़े लिखे तबके ने भी ये जो पीजेंट्स हैं इन पीजेंट्स को सपोर्ट किया। ओवरऑल पिक्चर ऐसी हो गई कि ये जो पीजेंट्स हैं ये यूनाइट हो गए और ये जो पीजेंट्स हैं ये इंडिगो प्लांटर्स को एक तरीके से सरकार को, हालांकि सरकार के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं थे, लेकिन इंडिगो प्लांटर्स को अटैक कर रहे थे, उनकी बात को नहीं मान रहे थे, उनके अगेंस्ट में यूनाइट हो रहे थे। और अल्टीमेटली सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और सरकार ने एक इंडिगो कमीशन का गठन किया। सरकार ने एक इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया, इंडिगो कमीशन को सेटअप किया और इंडिगो कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि जो इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता है इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करो। इंडिगो कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए सरकार ने नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन इशू किया। और इस नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या कहा कि एक तो जो रैयत्स हैं, जो लोकल पीजेंट्स हैं, उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। पहली चीज क्या की गई जो कि एक मेन प्रॉब्लम थी, पहली चीज बोली गई कि ये जो रैयत्स हैं, ये जो लोकल पीजेंट्स हैं, इनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। और दूसरा बोला गया कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिगो प्लांटर्स और लोकल पीजेंट्स के बीच में, उनको लीगल मींस के थ्रू ही सेटल किया जाएगा, कोई रिवोल्ट वगैरह, कोई काउंटर अटैक वगैरह नहीं किया जाएगा। अब ये जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व किया गया, ये बातचीत चलती रही। लेकिन फिर उसके बाद बंगाल में स्थिति कुछ इस तरीके की बन गई कि इंडिगो कल्टीवेशन 1860 के एंड तक पूरे तरीके से बंगाल से खत्म ही हो जाएगा। बिकॉज पॉलिटिकल माहौल ऐसा बन गया, लोकल लेवल पे जो लोकल पीजेंट्स हैं वो भी ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं इनके अगेंस्ट में यूनाइट हो गए थे।
फिर सरकार ने भी इंडिगो कमीशन का गठन कर दिया था और ये जो इंडिगो कमीशन है इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गया था जिसमें बोल दिया गया था कि रैयत को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको लीगल मीन्स के थ्रू ही सेटल किया जाएगा। और लीगल मीन्स के थ्रू अगर सेटल किया जाएगा तो सीधी सीधी बात है, ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं ये लोकल पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे इंडिगो उगाने के लिए। अब फोर्स नहीं कर पाएंगे, फोर्स नहीं कर पाएंगे तो फिर इंडिगो कल्टीवेशन होगा नहीं, इंडिगो कल्टीवेशन होगा नहीं तो ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं इनको कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली बंगाल वाले रीजन से ये जो इंडिगो कल्टीवेशन का प्रॉब्लम है ये पूरे तरीके से वाइप आउट हो गया, ये पूरे तरीके से खत्म हो गया बाय द एंड ऑफ 1860। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, बाकी कहानी तो आप खुद ही लिख लोगे। कहानी तो हर रिवोल्ट की वही है कि लोग यूनाइट हुए, लोगों ने जो भी वहां पे इमीडिएट अथॉरिटी थी उसको चैलेंज करने की शुरुआत करी, उस अथॉरिटी ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की, फिर कहीं पर सरकार झुकेगी, कमीशन बनेगी, कहीं पर सरकार नहीं झुकेगी। कहानी मोटा मोटा वही रहनी है, लेकिन अपने को फैक्ट्स याद रखना है। इंडिगो रिवोल्ट कब शुरू हुआ? 1859। कब खत्म हो जाएगा? 1860 में खत्म हो जाएगा। कहां पे हुआ इंडिगो रिवोल्ट? बंगाल में हुआ। इंडिगो रिवोल्ट को लीड किसने किया? दो लोग, दिगंबर विश्वा और विष्णु विश्वा। अल्टीमेटली सॉल्यूशन के तौर पे क्या बनाया गया था? इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ये जो इंडिगो कमीशन ने इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी और इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए सरकार ने नवंबर 1860 में नोटिफिकेशन इशू किया और इस नोटिफिकेशन में दो प्राइमरी बातें कही गई कि एक तो रैयत को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो उगाने के लिए और दूसरा जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको लीगल मीन्स के थ्रू ही सेटल किया जाएगा। इंडिगो रिवोल्ट, इसकी कहानी क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है पबना एग्रेरियन लीग्स के बारे में। पबना एग्रेरियन लीग्स के पीछे की कहानी क्या है? देखो 1870s में 1880s में ईस्टर्न बंगाल के लंबे चौड़े हिस्से में एग्रेरियन अनरेस्ट देखने को मिला। ईस्टर्न बंगाल के लार्ज पार्ट्स में एग्रेरियन अनरेस्ट देखने को मिला 1870s 1880s में। और ये जो अनरेस्ट देखने को मिला, एग्रीकल्चर रिलेटेड अनरेस्ट देखने को मिला, ये क्यों देखने को मिला? इट वॉज बिकॉज ऑफ द ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ द जमींदार्स। बेसिकली जो पीजेंट्स हैं उनको जमींदार लोग ऑपरेस करते थे, सप्रेस करते थे। और कैसे ऑपरेस करते थे, कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? रेंट को बढ़ा दिया गया बियॉन्ड द लिमिट्स, रेंट को बियॉन्ड द लिमिट्स इंक्रीज कर दिया गया। फिर बेचारे जो टेनेंट्स हुआ करते थे उनके जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हुआ करते थे उनको प्रिवेंट किया करते थे जमींदार्स। जमींदार जब चाहें तब इन टेनेंट्स को फोर्सफुली अपनी जमीन से निकाल दिया करते थे। अगर रेंट बढ़ा दिया और रेंट पे नहीं कर पाया कोई बेचारा टेनेंट या पीजेंट तो उसकी कैटल को, उसके क्रॉप्स को सीज कर लिया जाता था। ऐसे बहुत सारे तरीकों के थ्रू ये जो जमींदार लोग हैं ये पीजेंट्स को, ये टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। फाइनली यूसुफ शाही परगना, एक परगना है यूसुफ शाही परगना पटना डिस्ट्रिक्ट में, वहां के जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइट हुए और उन्होंने एग्रेरियन लीग को फॉर्म किया। पटना डिस्ट्रिक्ट की यूसुफ शाही परगना के जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइट हुए और उन्होंने एग्रेरियन लीग को फॉर्म किया। और ये जो एग्रेरियन लीग है ये जमींदार की ये जो ऑपरेसिव सप्रेसिव डिमांड्स थी इनको रजिस्ट करेगी। पटना से हालांकि इसकी शुरुआत हुई लेकिन धीरे धीरे करके ये आसपास बंगाल वाले रीजन में फैलेगा। ये जितने भी पबना एग्रेरियन लीग्स के मेजर्स हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, ये आसपास के रीजन में भी यूनाइट होने की शुरुआत करेंगे। और ये जो एग्रेरियन लीग है इसने रेंट स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। रेंट स्ट्राइक के तहत ये जो एग्रेरियन लीग के पीजेंट्स हैं इन्होंने क्या बोला कि अब हम ये जो हाई रेंट है बियॉन्ड द लिमिट इसको नहीं देंगे। इन्होंने जमींदार को कोर्ट्स में चैलेंज करने की शुरुआत की। और ये जो पबना एग्रेरियन लीग्स हैं इनकी खास बात यह है कि जो स्ट्रगल का मेन फॉर्म था वो लीगल रेजिस्टेंस था।
वायलेंस ना के बराबर देखने को मिला। और ये अपने आप में बड़ी बात थी, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 1870s की, हम बात कर रहे हैं 1880s की। तब के जमाने का पीजेंट उतना पढ़ा लिखा नहीं होता था। वो अगर चैलेंज भी करता था अथॉरिटी को तो वायलेंस के थ्रू चैलेंज करता था। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिला, यहां पे ये जो एग्रेरियन लीग्स हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, इन्होंने लीगल रास्ता चुना। इन्होंने लीगली जमींदार को कोर्ट्स में चैलेंज करने की शुरुआत की। वायलेंस ना के बराबर देखने को मिला। और जब लीगल रास्ता इन लोगों ने चुना तो इनकी सुनवाई की गई। 1885 आते आते ज्यादातर जो केसेस थे वो सॉल्व हो गए। लेकिन ये जो केसेस सॉल्व हुए, इसके पीछे दो रीजंस थे। एक तो ऑफिशियल परसुएशन, जो बड़े बड़े अथॉरिटीज थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने इन एग्रीरियन लीग्स के जो पीजेंट्स हैं उनको परस्यू किया, उनको मनाया और बोला कि यार लड़ाई झगड़ा खत्म करो, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ ये जो जमींदार से ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे और बीच का रास्ता कोई निकालो। और दूसरा, एक छोटा सा रोल जमींदार के फियर ने भी प्ले किया। अब पीजेंट है कोई बेचारा, अभी तो लीग बनी हुई है, अभी तो यूनिटी बनी हुई है, लेकिन कल को जब ये यूनिटी नहीं रहेगी तो ये पीजेंट अपने गांव जाएगा। और पीजेंट उतना पैसे वाला नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जमींदार बेहद पावरफुल है। ये जो पीजेंट है इसको बाद का भी डर है कि अभी तो लीग बनी हुई है, अभी तो प्रोटेक्शन है मेरे पास में, लेकिन कल को ये जो जमींदार है ये मुझे और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। तो इस फियर की वजह से भी ये जो पीजेंट्स हैं, ये जो केसेस किए गए, ये केसेस सॉल्व हो गए, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन सरकार को ये जो क्राइसिस थे, ये क्राइसिस दिखे। सरकार को समझ में आया कि अगर इन क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कल को ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएं और अनमैनेजेबल हो जाएं। और इसलिए सरकार 1885 में लेकर आएगी बंगाल टेनेंसी एक्ट। 1885 में सरकार लेकर आई बंगाल टेनेंसी एक्ट। और ये जितने भी पबना एग्रीरियन क्राइसिस थे, या ये कहें कि पबना एग्रीरियन लीग्स थे, इस पूरे क्राइसिस के दौरान, इन पूरे कोर्ट केसेस के दौरान जो यंग इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन लोगों ने पीजेंट्स को सपोर्ट किया। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे आरसी दत्ता, और इंडियन एसोसिएशन जो कि किसके अंडर थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अंडर थी। इन लोगों ने पीजेंट्स को सपोर्ट किया। और आप समझ ही सकते हो कि अगर पीजेंट्स लीगल रास्ता चुन रहे हैं, लीगली जमींदार को कोर्ट्स में चैलेंज कर रहे हैं, तो उसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा इन यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने। तो इन यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की वजह से ये जो पबना एग्रीरियन लीग्स हैं ये सक्सेसफुली रन कर पाए और अल्टीमेटली 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट को पास किया गया, जिसमें पीजेंट्स के जो भी कंसर्न्स थे उनको भी ध्यान में रखा गया। अब देखो, मोटा मोटा कहानी वही है कि पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये जो पीजेंट्स हैं ये खड़े हो रहे हैं और जमींदार को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या याद रखनी है। पबना एग्रेरियन लीग्स, ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत मेनली अगर देखें तो पटना डिस्ट्रिक्ट की यूसुफशाही परगना से हुई। यूसुफशाही परगना के जो पीजेंट्स हैं उन्होंने एग्रेरियन लीग्स को फॉर्म किया और उन्होंने जमींदार की डिमांड्स को रजिस्टर करने की शुरुआत की। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप किसी भी आंसर में या अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए तो आपके ध्यान में रहना चाहिए, वो क्या है कि ये जो पबना एग्रीरियन लीग्स हैं, इनमें पीजेंट्स ने जमींदार को चैलेंज करने के लिए लीगल रेजिस्टेंस का रास्ता चुना, और ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट को पास किया गया था। तो ये मोटा मोटा चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं उनको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद डेक्कन राइट्स। और डेक्कन राइट्स की कहानी क्या है। वेस्टर्न इंडिया में जब रैयतवारी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। जब रैयतवारी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया तो जो रैयत थे, जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन का बर्डन आ गया। और ये जो हैवी टैक्सेशन है इसकी वजह से रैयत या फिर जो पीजेंट्स हैं वो सफर करने लगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब जब टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, अब बेचारे पीजेंट्स गरीब लोग कहां से लाके दें टैक्स। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे मनी लेंडर्स के पास में, मनी लेंडर्स से उधारी लेते थे। और ये जो मनी लेंडर्स हैं ये पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। और मनी लेंडर्स किस तरीके से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे उसके बारे में कई बार हमने बात की है। इनफैक्ट यहां तक एक्सप्लॉइट करते थे कि जो पीजेंट है अगर
बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि अपना पैसा लौटा भी दे, तो जो चीज उसने मनी लेंडर्स के पास में गिरवी रखी होती थी उसको मनी लेंडर्स लौटाते नहीं थे। इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे कि बेचारा पीजेंट कभी भी पैसा लौटा ही नहीं पाता था और एक तरीके से इस मनी लेंडर के अंडर मजदूर बन के रह जाता था। और ये जो मनी लेंडर्स थे डेक्कन वाले एरिया में, वो ज्यादातर आउटसाइडर्स थे, या तो मारवाड़ी लोग थे या गुजराती लोग थे। एक तो मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहा है पीजेंट्स को, और दूसरा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि ये जो मनी लेंडर है वहां का लोकल भी नहीं है, बाहर से आया हुआ आदमी है। एक तरफ रैयतवारी सिस्टम जिसके थ्रू पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, हैवी टैक्सेशन इनके ऊपर लगाया जा रहा था, दूसरी तरफ मनी लेंडर्स इन पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और तीसरी तरफ कंडीशन और ज्यादा तब खराब हुई जब कॉटन के प्राइसेस, डेक्कन वाला एरिया, वहां पे कॉटन खूब होता है, आज भी खूब होता है, कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो क्रैश हो गए, वो एकदम से नीचे गिर गए आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इन 1864। अब देखो, जब तक अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था तब तक अमेरिका से कॉटन की जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, वो कंटिन्यूस नहीं थी। तो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी और इंडिया से खूब सारा कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गया, जब वहां पे थोड़ी शांति आ गई, तो अब वो लोग भी सप्लाई कर रहे हैं और सस्ते में सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे यहां से जो कॉटन जाया करता था उसके प्राइसेस एकदम क्रैश हो गए। सीधा डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। कॉटन के प्राइसेस क्रैश हो गए, पीजेंट्स पहले ही टैक्सेशन के बर्डन में थे, अब उनको उनकी फसल के, उनके कॉटन के दाम भी नहीं मिल रहे हैं और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। 1867 में गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक तो पहले से ही टैक्स ज्यादा है, ऊपर से सरकार क्या कर रही है, लैंड रेवेन्यू को भी बढ़ा रही है। और फिर कुछ बचा था तो बैड हार्वेस्ट हो गया 2-3 साल तक, और इसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं डेक्कन वाले एरिया के, वो पूरे तरीके से खत्म हो गए। उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनके पास में पैसा था ही नहीं रेंट देने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए। और फिर अल्टीमेटली ये जो डेक्कन वाले रैयत्स हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, ये यूनाइट होंगे और रिएक्शन के तौर पे ये जो रैयत्स हैं ये ऑर्गेनाइज करेंगे सोशल बॉयकॉट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। ये जो मनी लेंडर्स, जो ज्यादातर मारवाड़ीज थे, गुजरातीज थे, उनके अगेंस्ट में रैयत्स ऑर्गेनाइज करेंगे सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट कैसे करेंगे? मनी लेंडर्स की दुकानों से ये जो रैयत्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अब जब दुकान नहीं चलेगी तो मनी लेंडर्स को दिक्कत होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी। ये जो रैयत्स हैं ये क्या बोलेंगे इन मनी लेंडर्स को, इन जमींदार्स को, इन आउटसाइडर्स को, कि हम आपके फील्ड को भी कल्टीवेट नहीं करेंगे। हम तो भूखे मर ही रहे हैं, हम तो कल्टीवेट करते हैं तब भी भूखे मरते हैं, बिकॉज हमें हाई रेंट देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है। अब हम कल्टीवेट ही नहीं करेंगे, आपकी भी स्थिति हमारी जैसी हो। जो बार्बर्स थे, वॉशरमैन्स थे, जो शू मेकर्स थे, उन्होंने इन आउटसाइडर्स को सर्व करने से मना कर दिया। कोई बाल काटने के लिए नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहीं है, शू मेकर्स नहीं है। अब जब सोशल बॉयकॉट होने लगा आउटसाइडर्स का, तो ये जो आउटसाइडर्स हैं इनको भी दिक्कत होने लगी। और धीरे धीरे ये भी देखने को मिला कि ये जो सोशल बॉयकॉट है ये एग्रेरियन राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्रेरियन राइट्स के तहत क्या किया जाएगा? ये जो लोकल पीजेंट्स हैं ये सिस्टमैटिकली मनी लेंडर्स के हाउसेस को और शॉप्स को अटैक करेंगे, जो डेट बॉन्ड्स हुआ करते थे उनको सीज करेंगे और उनको पब्लिकली जलाया जाएगा। जो उधारी वाला बही खाता है, जो किताब है जहां पे लिखा हुआ है कि मैंने इस इंसान को इतनी उधारी दी है, मनी लेंडर जिस बुक को मेंटेन कर रहा है उस बुक को ही जला दोगे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं। तो एक तरीके से ये जो रैयत्स हैं, ये जो लोकल पीजेंट्स हैं, इन्होंने सिस्टमैटिकली मनी लेंडर्स के घरों को और शॉप्स को अटैक करने की शुरुआत की और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत की। गवर्नमेंट एक्टिव हुई और गवर्नमेंट ने हालांकि ये जो डेक्कन राइट्स हैं इनको सप्रेस कर दिया, इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी समझ में आ गया कि अभी तो हल्के लेवल पे राइट्स हुए हैं। और अभी तक हमने 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, पबना एग्रीरियन लीग्स, उससे पहले इंडिगो रिवोल्ट्स और अब डेक्कन राइट्स। यहां पे आपको एक पैटर्न और दिख रहा होगा, और वो पैटर्न क्या है कि जितने भी पीजेंट्स हैं ये अपने इमीडिएट अथॉरिटीज को, फॉर एग्जांपल जमींदार्स को, फॉर एग्जांपल मनी लेंडर्स, उनको चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अब अगर सॉल्यूशन नहीं किया गया
तो अभी जस्ट कुछ साल पहले 1857 जैसा रिवोल्ट हुआ है और देर नहीं है कि ये जो पीजेंट्स हैं ये सीधे सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगे। तो सरकार टाइम टाइम पे रिफॉर्म्स भी कर रही है, जैसे हमने देखा था कि ये जो पबना एग्रीरियन लीग्स हैं इनके लिए रिफॉर्म के तौर पे ये कहें कि इनके कॉन्सिलेटरी मेजर के तौर पे 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट को लाया गया। वैसे ये जो डेक्कन राइट्स हैं, यहाँ पे जो लोकल पीजेंट्स हैं उनकी जो भी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट को लाया गया। डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट को कब लाया गया? 1879 में लाया गया। और ये जो डेक्कन राइट्स हैं इनमें भी पीजेंट्स का जो कॉज है उसको महाराष्ट्र के इंटेलिजेंट क्लास ने सपोर्ट किया। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने डेक्कन राइट्स को सपोर्ट किया। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब डेक्कन राइट्स में भी कहानी वही है कि जो पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पीजेंट्स अपने इमीडिएट अथॉरिटी को, यहाँ पे मनी लेंडर्स को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने का तरीका क्या है? सोशल बॉयकॉट। ये ध्यान रखना, जैसे पबना एग्रेरियन लीग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लीगल रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट था, वायलेंस देखने को नहीं मिला। लीगल तौर पे जमींदार को चैलेंज किया पीजेंट्स ने, लेकिन डेक्कन राइट्स नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक तो राइट्स देखने को मिले और दूसरा स्पेशल फीचर क्या था कि जो आउटसाइडर्स थे उनका सोशल बॉयकॉट देखने को मिला। और रिलीफ के तौर पे सरकार ने 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट को पास किया। अच्छा, हमने ये डेक्कन राइट्स के बारे में पढ़ लिया। सिंपल सी चीजें ये आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल ये आता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं इनके नेचर में क्या चेंज देखने को मिला? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि पीजेंट्स अब इन पीजेंट मूवमेंट्स में मेन फोर्स हुआ करते थे। अब तक हमारा जो पीजेंट था वो इतना एक्टिव और इतना जागरूक नहीं था कि सीधे सीधे अथॉरिटीज को चैलेंज करे। लेकिन अब पीजेंट मूवमेंट्स में जो पीजेंट्स हैं वो सीधे सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी खुद की डिमांड्स के लिए खुद की लड़ाई को लड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के। तो पीजेंट्स जो हैं वो मेन फोर्स के जैसे इमर्ज होंगे। दूसरा ये देखने को मिला कि जो अर्ली फेज के पीजेंट मूवमेंट्स हैं उनमें पीजेंट्स की जो डिमांड्स हैं वो पूरे तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज के इर्द गिर्द ही सेंटर्ड हैं। बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं की जा रही हैं, इतना बड़ा सपना नहीं देख रहे हैं कि देश को आजाद करेंगे। उनकी डिमांड कितनी सी है कि भैया रेंट कम कर दो, ये जो रेवेन्यू है इसको कम कर दो, या बैड हार्वेस्ट हो गया तो हमें कुछ मुआवजा दे दो, या ये जो जमींदार और मनी लेंडर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको हटा दो। छोटी छोटी इकोनॉमिक इश्यूज के इर्द गिर्द की डिमांड्स को सामने रखा जा रहा है। ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए इनकी एक खास बात क्या थी, मैंने कई बार बोला है कि ये गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं थे। जो इमीडिएट एक्सप्लॉइटर था, जो इमीडिएट अथॉरिटी थी उसको चैलेंज कर रहे थे। जैसे प्लांटर्स को चैलेंज किया गया इंडिगो रिवोल्ट में, मनी लेंडर्स को चैलेंज किया गया डेक्कन राइट्स में, जमींदार्स को चैलेंज किया गया पबना एग्रेरियन लीग्स में। तो जो इमीडिएट एक्सप्लॉइटर्स थे उनको चैलेंज किया जा रहा था और स्ट्रगल के लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे और पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस को ही सामने रखा जा रहा था। कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं थी, जो इमीडिएट डिमांड्स थी उन्हीं को रेज कर रहे थे पीजेंट्स। कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश गवर्नमेंट इन स्ट्रगल्स का टारगेट नहीं थी। ये जो पीजेंट मूवमेंट्स थे इनकी टेरिटोरियल रीच भी बहुत ही लिमिटेड थी। जैसे बंगाल वाले एरिया में ही ज्यादातर लिमिटेड थे, या डेक्कन वाले एरिया में ही, छोटे से एरिया में ही ज्यादातर लिमिटेड थे। लंबे चौड़े एरिया में ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं ये नहीं फैल रहे थे। इन पीजेंट मूवमेंट्स का कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनका सिर्फ इतना सा ग्रीवेंस था कि हमारी जो इमीडिएट समस्या है उसको सॉल्व कर दो, बाकी लॉन्ग टर्म हमें आजादी नहीं चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। और 1857 के रिवोल्ट के बाद ये भी देखने को मिला कि जो पीजेंट्स हैं उनके बीच में भी लीगल राइट्स को लेके एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस डेवलप होने लगी। और तभी तो हम देख रहे हैं कि पबना एग्रीरियन लीग्स में जो पीजेंट्स हैं वो लीगल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। लेकिन ये जो अर्ली फेज के पीजेंट मूवमेंट्स थे इनमें कुछ वीकनेसेस भी देखने को मिली। जैसे एक वीकनेस तो यही है कि आप ऑर्गेनाइज हो रहे हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हो। तो अभी भी पीजेंट्स को ये जो कॉलोनियलिज्म है और इसका जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है
उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी। अभी भी ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं वो इमीडिएट ग्रीवेंसेस के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा, 19th सेंचुरी का ये जो पीजेंट है, इसके पास में कोई नई आइडियोलॉजी नहीं है, इसके पास में कोई नया सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। इसकी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि साहब मेरा रेंट कम कर दो, साहब मुझे ये जो जमींदार या मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहा है इससे बचा लो, जो मेरे इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दो। लेकिन हाँ, एक तरीके से यहां से बेस बनने की शुरुआत हो गई और इसी बेस के ऊपर आगे जाके और बड़े बड़े पीजेंट मूवमेंट्स को खड़ा किया जाएगा। और ये जो पीजेंट मूवमेंट्स होंगे, इनकी रीच भी वाइडर होगी, इनका इम्पैक्ट भी वाइड होगा। उस सब के बारे में आगे वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मेरा गला बैठा हुआ है तो हो सकता है वॉइस थोड़ा इधर उधर हो रही हो, मैनेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।